हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी के लिए मैंने एक वीडियो पीछे दे चुका हूं, जिसमें मैंने ये बता दिया है कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, और उसका पूरा परिचय दे चुका हूं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, और चर्चा करते हैं जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे की। पीछे वाले वीडियो में हमने रासायनिक बलगतिकी में अवक्रिया का औसत वेग निकालना सीखा था, यानी अवक्रिया का वेग निकाल रहे थे। अवक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है, आइए चर्चा करते हैं साथियों। अगर आप गौर करें तो पिछली वाली क्लास में हमने ये जाना कि कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया होती है, जैसे मान लो ये हमारा आर है, आर मतलब होता है अभिकारक। ये क्या है मेरा अभिकारक, ये है अभिकारक। तो अभिकारक क्या करता है, उत्पाद, प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के लिए हम जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा होता है तो इसका हम वेग चेक करते हैं, वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेग। इसको इंग्लिश में रेट कहा जाता है, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। अब ये वेग दो प्रकार से निकाला जाता है, जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था। एक होता है औसत वेग, क्या होता है, औसत वेग, और दूसरा होता है साथियों तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। औसत वेग के बारे में हमने पीछे खूब ढेर सारी चर्चा करी थी, और औसत वेग के निकालने के जो फार्मूले हैं वगैरह सीखे थे। हमने जाना था कि यदि हमारे पास कोई अभिकारक से उत्पाद बना रहा है, कोई भी अभिक्रिया है, तो इसके लिए औसत वेग कैसे निकालते थे। औसत वेग निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, औसत वेग बराबर, यदि आपको याद हो, यदि आप पीछे वाला वीडियो देखे हैं तो जरूर याद होगा, हम क्या करते थे, डेल्टा आर, डेल्टा आर अपान में डेल्टा टी। ये हम किसके लिए था, ये हमारे अभिकारक के लिए वेग था, और अभिकारक के वेग में हमको क्या लगाना होता था, ऋण चिन्ह लगाना होता था। क्यों, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार समय के साथ कम होती है, घटती है। और साथ में उत्पाद के लिए जब हम औसत वेग निकालते हैं तो डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, यानी कि उत्पाद को अगर देखा जाए तो समय के साथ लगातार उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए यह धन चिन्ह से दिखाया जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको पीछे वाली वीडियो से पता चल जाती है। अच्छा ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, जब आगे की चर्चा करते हैं तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं बेटा तीन प्रकार की होती हैं। देखा जाए तो अभिक्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली बात तीव्र अपक्रियाएं। तीव्र अपक्रियाएं कैसी हैं, जो सेकेंडों में हो जाती हैं। हमने अभिकारक लिया और तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, बहुत कम समय में उत्पाद बन जाता है, उन अपक्रियाओं को तीव्र अपक्रियाएं कहा जाता है। जैसे जैसे ऐसे कौन सी अपक्रियाएं हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl। अगर देखा जाए तो यहां पर आप पाओगे कि Ag क्या करता है, Cl से अपक्रिया करता है और क्या बनाता है, AgCl, और प्लस साथ में क्या बनता है, NO3, Na से मतलब अब अपक्रिया करता है और NaNO3 बनता है। और यह अपक्रिया इतना जल्दी होती है कि सेकेंडों में हो जाती है, इसीलिए इसको तीव्र अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तीव्र अपक्रिया कहते हैं। अब आते हैं मध्य अपक्रिया। मध्य अपक्रिया कैसी होती है, ये तीव्र से थोड़ा सा धीमे होती है। तीव्र अपक्रिया कौन है, जो कुछ सेकंडों में हो जाती हैं, 2-4 सेकंड में संपूर्ण हो गई। और उसके बाद कौन है, मध्य तीव्र, इनमें थोड़ा सा समय लगता है। इससे मतलब तीव्र अपक्रियाओं से थोड़ा सा ये ज्यादा समय ले लेती हैं। जैसे स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन। और फिर क्या है, लास्ट में आती हैं साथियों मंद अपक्रियाएं। मंद अपक्रियाएं कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, ये जो अपक्रियाएं हैं बेटा, इन अपक्रियाओं को होने के लिए बहुत समय लग जाता है। इस अपक्रियाओं में
वर्षों लग जाते हैं। वर्षों लग जाते हैं सर, ऐसी भी अपक्रिया होती है? हाँ साथियों, ऐसी भी अपक्रिया होती है जिसको संपूर्ण होने में वर्षों लग जाते हैं। जैसे जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। अब आप अगर देखो तो आपके घर में लोहे का दरवाजा होता है, लेकिन जब आप लोहे का दरवाजा नया नया लाते हो तो बड़ा बढ़िया एकदम फिनिश रहता है, एकदम अच्छा रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जलवाष्प उस पे जाती रहती है और बरसात में पानी वगैरह पड़ता रहता है। धीरे 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 2-4 वर्षों बाद आप देखते हो कि उस पूरे दरवाजे में जंग लगना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके बचाव के लिए हम पेंट वगैरह करके उसका बचाव करते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, ये बहुत ज्यादा मंद अपक्रिया होती है, बहुत समय लेती है। तो हम जो वेग निकालते हैं, अब चूंकि तीव्र अपक्रिया है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसका वेग निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और मंद अपक्रिया है तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो इसका भी वेग निकालना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो हम किन अपक्रियाओं का वेग कैलकुलेट करते हैं? तो याद रखिएगा, हम वेग निकालते हैं मध्य तीव्र का। कौन सी अपक्रियाओं का? मध्य तीव्र का, जो ना बहुत धीमे होती हैं और ना बहुत जल्दी से होती हैं, ये दोनों के मध्य में होती हैं। ऐसी अपक्रियाओं का हम वेग निकालते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब आते हैं आगे। अच्छा साथियों, अगर मैं चर्चा करता हूं अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया के वेग में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से, पहला होता है औसत वेग, औसत वेग, और दूसरा होता है तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग। ठीक, इतनी बात आपको पता है, तात्कालिक वेग, इंस्टेंट रेट। अच्छा ठीक है सर, इतनी बात पता है। औसत वेग हमने निकालना कैसे सीखा था? औसत वेग निकालना हमने कैसे सीखा था? तो सर औसत वेग निकालना आपने बताया था पीछे वाले क्लास में। जैसे मैंने कोई अपक्रिया ले लिया A प्लस B, और ये क्या बना रही है? C प्लस D उत्पाद बना रही है। तो अगर मुझे देखें, अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अगर मैं इसका अभिकारक का भी वेग निकाल सकता हूं, उत्पाद का भी वेग निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इसका औसत वेग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करूंगा? तो वेग बराबर, पहले अभिकारक का ज्ञात करो। तो पहले ए है तो डेल्टा ए अपान में डेल्टा टी, फिर उसके बाद बी भी है ना, ये दोनों अभिकारक है, यहाँ पे हमको माइनस लगाना है। फिर भैया बी है, अगर मतलब बी भी अभिकारक के रूप में है तो बी का भी निकाल लो। तो क्या होगा? माइनस का डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी, यानी कि अभिकारक जो आपका ए है, इसका मतलब इसकी सांद्रता में समय के साथ कमी या सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, बी अभिकारक के भी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। ये हो गया किसके लिए? अभिकारक के लिए। अब अगर मैं उत्पाद की बात करूं, अगर मैं उत्पाद की बात करूं तो कैसे निकालोगे? उत्पाद का वेग, उत्पाद का जब वेग निकालोगे तो जैसे सी है तो डेल्टा सी अपान में डेल्टा टी, फिर डी है हमारा तो डी का भी निकाल लो, डेल्टा डी अपान में डेल्टा टी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का औसत वेग। तो ये तो बात हो गई हमारे औसत वेग की। सर ये तो आ गया, अब बात करेंगे तात्कालिक वेग की। किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? तात्कालिक वेग की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तात्कालिक वेग की चर्चा करेंगे। अब आ जाइए चर्चा करते हैं तात्कालिक वेग की। अगर तात्कालिक वेग निकाला जाए, तात्कालिक वेग निकाला जाए, इंस्टेंट रेट निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? तो तात्कालिक वेग के लिए बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एक काम करना है, डी आर अपान में डी टी, समय के साथ मतलब सांद्रता का अवकलन कर देना है, समय के साथ सांद्रता का अवकलन कर देना है, बस बात इतना करना है। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अवकलन, यहाँ पे डी लगा देना है, तो इससे क्या होगा? अवकलन दिखाएंगे यहाँ से कि भैया हम इसका अवकलन कर रहे हैं सांद्रता का समय के साथ। ठीक है, समय के साथ सांद्रता क्या हो रही? कम हो रही है, तो तात्कालिक के लिए हम यहाँ पे डी लगा देंगे डेल्टा की जगह और कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया अभिकारक के लिए। उत्पाद के लिए क्या करेंगे? डी
p अपान में dt, बस काम खत्म। सिर्फ इतना करना है, अवकलन दिखा देना है। जहां पर हम यहां पर क्या दिखा रहे थे, परिवर्तन दिखा रहे थे ना डेल्टा से, यहां हमको d लगा देना है डेल्टा की जगह, बस और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा क्या होगा, तात्कालिक वेग। अब हर जगह हम इसी का यूज करेंगे, तात्कालिक वेग का dr/dt, या ये माइनस का यानी कि अभिकारक के लिए, और dp/dt यानी उत्पाद के लिए। चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तात्कालिक वेग, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तात्कालिक वेग। तो आ जाओ वेग निकालते हैं किसका, यहाँ पर a है ना अभिकारक, तो भैया d a अपान में dt माइनस का d b अपान में dt माइनस का, ये हो गया अभिकारक के लिए। उत्पाद के लिए क्या होगा, उत्पाद के लिए क्या होगा, d c अपान में dt, फिर d यहाँ प्लस का रहेगा, यहाँ आपको प्लस लगा देना, ठीक। तो ये उत्पाद के लिए है। उत्पाद हर समय क्या होता है, बढ़ता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। d अपान में dt धनात्मक, बस एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। औसत वेग निकालना है तो डेल्टा रखना है, डिफरेंस मतलब परिवर्तन है ना, परिवर्तन रखना है, यहाँ पे डेल्टा से दिखाना है। और यदि हमको तात्कालिक वेग चाहिए तो यहाँ पर हमें अवकलन करने पर यहाँ पे हम d दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, dr/dt dp/dt। यहाँ तक अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो मैं अब आगे चलता हूँ। देखो ये तभी वीडियो समझ में आएगा यदि आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तब। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक ठीक। चलिए अब एक प्रश्न लेता हूं मैं, एक प्रश्न है, इस प्रश्न से सारी बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। एक प्रश्न है जो कि बहुत पूछा जाता है बोर्ड में भी और नीट वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर उसके बाद रिएक्शन का चिन्ह स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इसमें कुछ चीजें पूछा है, कैलकुलेट करें, ज्ञात करें। क्या क्या, अभिकर्मक के हानि की दर, अभिकारक के हानि की दर, अभिकारक के हानि की दर, दर को हम क्या कहते हैं, वेग, दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग, पहला। बी नंबर, उत्पाद, उत्पाद की वृद्धि की दर, उत्पाद की वृद्धि की दर, दर मतलब वेग, चाहे दर लिख दो चाहे वेग। और सी नंबर, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, अब इस क्वेश्चन में आप दोनों तरह से कर सकते हो, चाहे आप औसत वेग निकाल लो और चाहे आप तात्कालिक वेग निकाल लो। इस अभिक्रिया में मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन देता हूं, यह आपके पास अभिक्रिया है, इसका आपको औसत वेग निकालना है। एक क्वेश्चन दूंगा उसको मुझे, उसका मैं तात्कालिक वेग निकाल दूंगा। मतलब दोनों प्रकार से दोनों वेग आप निकाल सकते हो किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो चलिए एक यहां पे अप्लाई कर देते हैं और एक वेग वहां पे अप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। अगर यहां पे कह रहा है अभिकारक के हानि की दर ज्ञात करें, तो पहली चीज आओ ज्ञात करते हैं अभिकारक के हानि की दर, अभिकारक के हानि की दर। अभिकारक किस दर से, किस वेग से घट रहा है, तो ए नंबर, अभिकारक के हानि की दर कैसे निकालोगे। अभिकारक यहां पे क्या है, ए है, तो भैया चलो इसका तात्कालिक वेग निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, तात्कालिक निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो अब ये वाला जो वेग है ये वाला बहुत कम यूज होगा, मतलब औसत वेग का बहुत कम यूज किया करेंगे। किस वेग का यूज करेंगे, तात्कालिक वेग का यूज ज्यादा करेंगे। तो अब हम तात्कालिक ही निकाल लेते हैं। चलिए तात्कालिक के लिए अगर यहां पर आपके पास अभिकारक ए है तो क्या रखोगे, तो वेग बराबर, पहले अभिकारक का निकाल लेते हैं ना, अभिकारक की ही बात कर रहा है, तो वेग बराबर क्या निकलेगा, ए रखा हुआ है
तो भैया डी ए अपान में डी टी माइनस लगा दो। अभी आपको यह नहीं देखना कि यहां आगे क्या रखा हुआ है। अच्छा, अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहां ये स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी है। पीछे तो ऐसा नहीं था, पीछे तो डायरेक्ट ए प्लस बी था और ये सी प्लस डी उत्पाद बना रहा था, लेकिन यहां पर ये क्या आ गया है। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है ये जो आपका है ये रस समीकरण मिति गुणांक है। रस समीकरण मिति गुणांक है। क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक है। अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। कहाँ ध्यान देंगे? ध्यान से सुनते चलिएगा। अभी ये हम इसको अलग आपको बता दिए कि देखिए ये जो ए के आगे छोटा सा ए लिखा है, स्मॉल ए लिखा है, ये क्या होता है? रस समीकरण मिति गुणांक। बी के आगे जो छोटा सा बी है ये भी रस समीकरण मिति गुणांक। इस सी के आगे जो स्मॉल सी है ये भी रस समीकरण मिति गुणांक। ये सब रस समीकरण मिति गुणांक लिखे गए हैं। परंतु यहाँ अभी हम कहाँ इसका यूज करेंगे आप देखते चलिए। तो हमने क्या कहा कि जो अभिकारक के मतलब अभिकारक के हानि की दर देखा जाए तो यहां अभिकारक क्या है? कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए की हानि क्या है? माइनस डी ए अपान में डी टी। ये क्या है? ए के हानि की दर, ए के हानि की दर ठीक है। फिर आ जाओ माइनस का अगर बात करूं बी भी क्या हो रहा है? बी की सांद्रता भी लगातार कम हो रही है, तो डी बी अपान में डी टी, समय के साथ इसकी भी सांद्रता घट रही है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अभिकारक बी के हानि की दर, ये बी के हानि की दर हो गई। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करें बी वाली चर्चा कर लें। बी में क्या पूछ रहा था? उत्पाद के वृद्धि की दर, उत्पाद के वृद्धि की दर। ठीक, उत्पाद के वृद्धि की दर यहां नहीं काउंट करते, इसको हम यहां काउंट करते हैं। ठीक, ताकि तीनों चीजें आ जाए। इसको हम यहां काउंट करेंगे, इसको यहां काउंट कर लेते हैं, इसको हम यहां काउंट कर लेते हैं। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सारी बातें? कमेंट करके जरूर बताइएगा एक एक चीजें कैसी लग रही है। एक एक चीज अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। आते हैं बी। क्या है हमारा बी? उत्पाद की वृद्धि की दर। तो भैया उत्पाद के वृद्धि की दर कैसे ज्ञात करेंगे? उत्पाद के वृद्धि की दर कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है गुरु। क्या करना है? सीधा सीधा सर, बहुत आसान है। उत्पाद हमारा क्या है? उत्पाद हमारा क्या है? तो वेग बराबर क्या करेंगे? प्लस का डी, और यहाँ पे उत्पाद हमारा सी है तो डी सी बाई डी टी। ये क्या है आपका? ये सी के वृद्धि की दर है, सी के वृद्धि की दर हो गई बॉस। और बचा क्या? तो भैया वेग निकाल लो किसका? डी वाले का भी। तो भैया वेग निकालोगे तो क्या आएगा? डी बाई डी टी। ये हमारा डी भी उत्पाद है, तो ये क्या हो गया? ये डी की उत्पाद डी के वृद्धि की दर, वृद्धि की दर हो गई। क्लियर है क्या? एकदम आसान है कि नहीं है? अभी हम एक क्वेश्चन भी इस पर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बताइए। अब आगे चर्चा करते हैं सी नंबर। सी नंबर पे क्या कह रहा है? अभिक्रिया का वेग, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग लिखना है, अभिक्रिया का वेग। तो याद रखिएगा, अब यहां से आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? जब भी अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो एक बात याद रखिएगा, क्या कि रस समीकरण मिति गुणांक का, रस समीकरण मिति गुणांक का भाग देते हैं। क्या करेंगे? रस समीकरण मिति गुणांक का भाग देंगे। जहां पर भी जितना रस समीकरण मिति गुणांक है उसका वहां पर उतना भाग देंगे। आइए कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाइए, पहले ए का निकालो। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में गौर से देखो, ए क्या है हमारा? सर डी ए अपान में डी टी।
ये तो हो गया अभिकारक ए, लेकिन इसके आगे क्या रस समीकरण मिति गुणांक लगा है, ए लगा हुआ है। तो भैया इसका 1/a से भाग दे दो। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। नहीं समझे, फिर से समझो, फिर से समझो, एकदम क्लियर है। अगर पूरे अभिक्रिया का हमें वेग निकालना है तो भैया सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सबको अभिकारक का अलग निकाला, उत्पाद का अलग निकाला। अब जब अभिक्रिया का वेग निकालना है तो पूरी अभिक्रिया में जितना अभिकारक उत्पाद है सबका वेग निकालना पड़ेगा। सबका वेग निकालना है तो शुरुआत कहां से करोगे, अभिकारक अभिकारक उत्पाद उत्पाद। लेकिन इस अभिकारक के आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ सर, ए लिखा हुआ है। अब ये जो ए है, या जो बी है, ये सी है, ये डी है, ये सब क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। तो इनका क्या करना है, भाग लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। जब भी हम संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगा देंगे। आइए अब एक एक निकालते हैं। सबसे पहले अभिकारक ए का निकालते हैं। तो जब भी अभिकारक ए का निकालेंगे तो क्या होगा सर, डी ए अपान में dt होगा, लेकिन बाहर a रखा है तो 1/a का हमें भाग देना पड़ जाएगा। बस बात खत्म, फिर माइनस लगा दो क्योंकि अभिकारक है। फिर उसके बाद b का निकालोगे तो क्या आएगा, आगे क्या रखा हुआ है, b रखा हुआ है, तो 1/b से इसका दे लो भाग, आगे माइनस लगा दो, और उसके बाद db अपान में dt। तो ये हो गया दोनों चीजें, ये हो गई दोनों चीजें। यहां तक किसी कोई परेशानी, किसी कोई कंफ्यूजन, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस क्या करना है, जितना रस समीकरण मिति गुणांक है उसका भाग दे देना है। सी वाला निकालें उत्पाद का, तो सर प्लस का, यहाँ पे सी लगा है तो 1/c इसका भाग दे दो, और फिर dc अपान में dt। फिर प्लस का, अगर d की बात करें तो 1/d, मतलब जो भी रस समीकरण मिति गुणांक है उसका भाग दे दो, और d/dt। ये क्या हो गया इसका, ये इसका आ गया पूरी अभिक्रिया का वेग। और याद रखना, पूरी अभिक्रिया का जो भी वेग आता है ये सब आपस में क्या होता है, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये सब आपस में क्या होते हैं बेटा, ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं। सब आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं भैया, जिस वेग से अभिकारक घटेगा उसी वेग से उत्पाद बढ़ेगा, तो भैया सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात खत्म। परंतु एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, नोट कर लीजिएगा, समीकरण संतुलित होनी चाहिए। समीकरण संतुलित होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, तभी बराबर आएगा वेग। संतुलित होना आवश्यक है, आवश्यक है। समीकरण संतुलित होना आवश्यक है, ये बात याद रखिएगा। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो कभी भी वेग बराबर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है, नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसमें आप चाहे आप तात्कालिक वेग निकाल लीजिएगा, और चाहे तो आप तात्कालिक निकालिएगा। अगर आपका मन ना करे कि नहीं हमें तात्कालिक नहीं, हमें औसत वेग निकालना है, तो आप औसत वेग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए फिर देखते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। N2 प्लस H2 इज गिविंग देन 2NH3। ठीक है, कोई दिक्कत, 2NH3। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगा देना पड़ेगा। मतलब समीकरण संतुलित होना बहुत जरूरी है। अब ये समीकरण क्या हो गई, हमारी संतुलित समीकरण हो गई। अब कह रहा है कि पहला नंबर अभिकारक लिख लेना, अभिकारक के अभिकारक के घटने की दर, या फिर अभिकारक के, हमने यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में, हानि। हाँ तो वही बात है, अभिकारक के हानि की दर। बी नंबर उत्पाद के वृद्धि की दर, उत्पाद के वृद्धि की दर। और तीसरा है सी में अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया का
या अभिक्रिया की दर, ये तीनों क्या करना है, ज्ञात करें। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से इसको आप कर लेंगे। आ जाओ एक एक ठो ज्ञात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अभिकारक हानि की दर। अभिकारक के हानि की दर कैसे ज्ञात करोगे, अभिकारक क्या है आपके पास, तो वेग बराबर कौन सा ज्ञात करना चाहते हो, औसत वेग ज्ञात करना चाहते हो, औसत वेग ही ज्ञात कर लो। तो क्या हो जाएगा, माइनस का, अब इसके आगे कुछ नहीं लगा, और खैर यहाँ पे हमें नहीं देखना। जब भी हम अभिकारक के हानि की दर, उत्पाद के वृद्धि की दर निकालेंगे तो रस समीकरण मिति को नहीं टच करेंगे। रस समीकरण मिति गुणांक को कब टच किया जाएगा, जब हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो सीधा सीधा इसका क्या निकलेगा, इसमें कुछ है ही नहीं है सर, सीधा सीधा अगर औसत वेग निकालोगे तो निकलेगा डेल्टा N2 अपान में क्या करोगे, डेल्टा T। अगर मान लो हमें नहीं निकालना औसत वेग, तात्कालिक वेग निकालना है, तो बहुत आराम है, क्या करना है, dN2 अपान में dt माइनस कर। भाई आप दोनों निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक, तो चलो हम यहाँ पे यही वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब हमें बार बार कौन सा निकालना पड़ेगा, तात्कालिक निकालना पड़ेगा। तो माइनस का d, और हमारा अभिकारक N2 है अपान में dt, ये अभिकारक N2 के लिए हुआ, अभिकारक हाइड्रोजन आगे है तो इसके लिए निकाल लो। तो माइनस का DH2 हमारे पास अभिकारक है, और ये इसका हम उसका क्या करेंगे, भाग लगा देंगे समय से। तो क्या आ गया, H2 का भी आ गया और N2 का भी आ गया, दोनों का हमने हानि की दर निकाल ली। इसमें N2 के हानि की दर, और इधर हमने क्या निकाल लिया, H2 के हानि की दर। ठीक, अब आगे आ जाओ, अब आगे चर्चा करें। तो अब कौन सा है, ए हो गया, बी वाले की चर्चा कर लो। बी वाला क्या है, बी वाला क्या है, तो आप कहोगे सर बी वाला है उत्पाद के वृद्धि की दर। उत्पाद के वृद्धि की दर कैसा निकालोगे, सीधा सीधा वेग बराबर क्या है, उत्पाद आपका NH3 है तो प्लस का DNH3 अपान में dt, और कुछ है ही नहीं, और उत्पाद में हमारे पास कुछ है ही नहीं, बात खत्म। अब सी नंबर, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालोगे, अभिक्रिया का वेग कैसे निकालोगे, अभिक्रिया का वेग रस समीकरण मिति गुणांक का भाग देते हैं। भैया देखो यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक है, कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो dN2 अपान में dt। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक, यहाँ माइनस लगा देना क्योंकि अभिकारक है। अगर बात करें किसकी, H2 की, तो H2 के आगे क्या है, 3 रखा हुआ है, तो 1/3 का भाग दे दो, है ना, रस समीकरण मिति गुणांक 3 है। उसके बाद DH2 अपान में dt। फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद NH3 है, लेकिन उसके बाद 1/2 लगा हुआ है, अभिकार उत्पाद है तो प्लस लगा देना, और उसके बाद D रखना और NH3 अपान में dt। भाई ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, यहाँ जरूर लिख लेना, क्या लिख लेना, NH3 के वृद्धि की दर। भैया ये क्या आई है, NH3 के वृद्धि की दर आई है, वृद्धि की दर। इस तरह से आप लिख के हल करते हो ना, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा आपसे खुश होता है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, बताइए, और आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है, चलिए ठीक है फिर, ओके। अब मैं एक अपक्रिया देता हूं आपको, इसका मुझे आप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर से हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर क्या आया। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b, ये क्या कर रहा है, 4c प्लस 5d उत्पाद बना रहा है।
ये मान लो एक रिएक्शन है, इसका हमें वेग निकाल के देना है। क्या क्या निकालना है भैया? अभिकारक के हानि की दर, उत्पाद के वृद्धि की दर, अभिक्रिया की दर, ये तीनों चीज़ें आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है। ये आपका HW है और कैलकुलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अभिक्रिया का वेग तो हम जान गए हैं, तात्कालिक वेग और साथ में औसत वेग। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, तात्कालिक वेग क्या है आपका? तात्कालिक वेग क्या है? तात्कालिक को तात्क्षणिक भी कहते हैं कहीं कहीं, तो घबराना मत। तात्कालिक वेग क्या होता है भाई? अगर मेरे पास कोई अभिक्रिया है, R उसका अभिकारक है और P वो उत्पाद बना रहा है। R आपका रिएक्टेंट है, P आपका प्रोडक्ट है, तो तात्कालिक वेग क्या हो जाएगा? तात्कालिक वेग हो जाएगा माइनस का dR/dt, माइनस का dR मतलब अभिकारिक की सांद्रता बटे dt, ये हो गया। अब मान लो इसका अगर मैं आपसे पूछूं, इसी अपक्रिया का, यही अपक्रिया जो R से P हो रही है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मैं पूछूं कि भैया औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग कैसे लिखोगे? बहुत आसान है भैया। अगर प्रोडक्ट मतलब अभिकारक का लिखोगे तो माइनस का डेल्टा R अपान में डेल्टा टी। अगर यहीं पे मैं पूछ लूँ उत्पाद का क्या लिखोगे, तो उत्पाद के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस लगाना पड़ेगा। P है तो dP अपान में dt। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ उत्पाद का लिख के दिखाओ, तो उत्पाद के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं सर, प्लस लगा देंगे, डेल्टा P अपान में डेल्टा T, बात खत्म है ना। डेल्टा P अपान में डेल्टा T। ओ नो, ये कैसे हो गया? तो यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? क्लियर? ये हो गया आपका औसत वेग, किसके किसके लिए? अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए। तात्कालिक वेग अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है। अब अभिक्रिया के वेग की इकाई ज्ञात कर लेते हैं। आइए इकाई ज्ञात करके देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि अभिकारक है मेरे पास कोई और ये क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है, तो मैंने बताया आप किस तरह से वेग निकालोगे? दो प्रकार से निकाल सकते हो। जैसा कि अभी मैंने बताया, वेग कैसे ज्ञात कर सकते हो? दो प्रकार से सर। एक तो हम ज्ञात कर सकते हैं माइनस का डेल्टा R अपान में डेल्टा T, और एक ज्ञात कर सकते हैं माइनस का dR अपान में dt। ये अभिकारक के लिए, ये किसका हो गया? अभिकारक का हो गया। उत्पाद की बात करूं तो प्लस का डेल्टा P अपान में डेल्टा T और प्लस का dP अपान में dt, dP अपान में dt। ये क्या हो गए? ये आपके वेग हो गए। ये हो गया भैया उत्पाद के लिए, ये उत्पाद का हो गया, और ये अभिकारक का हो गया। ये किसका हो गया साथियों? अभिकारक का हो गया। ठीक, अभिकारक का हो गया, है ना। ये अभिकारक का हो गया, उत्पाद का हो गया। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो इसमें ऊपर क्या है? अभिकारक की सांद्रता। ऊपर क्या है? उत्पाद की सांद्रता। मतलब ऊपर क्या है अगर दोनों जगह देखा जाए, यहाँ 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 यहाँ, तो सांद्रता है। सांद्रता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल इंटू लीटर इनवर्स। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नीचे सब में गौर से देखो क्या है? समय समय समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो कुल मिलाकर क्या आया? इसको बराबर करोगे तो क्या आएगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स, और उसके बाद सेकंड को भी ऊपर ले जाओगे, इंटू सेकंड इनवर्स। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया किसका? अभिक्रिया के वेग की इकाई। अभिक्रिया के वेग की इकाई। लेकिन ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रियाओं के लिए यूज होगा? ये इकाई कैसी अभिक्रियाएं? जब जलीय अभिक्रियाएं होंगी, जब जलीय विलयन होगा तब ये काम करेंगी। ये बात जरूर याद रख लीजिएगा, ये बहुत डीप बता रहा हूँ।
ये उन अपक्रियाओं के लिए हैं जो जलीय विलयन में होती है। किस में होती हैं? जलीय विलयन की अपक्रियाएं हैं। अच्छा सर, जैसे मान लो जलीय विलयन की अपक्रियाएं हुई, मान लो गैसीय अवस्था में हुई, तब क्या होगा? गैसीय अवस्था में हुई तब क्या होगा? गैसीय अवस्था में मान लो अपक्रिया हुई, गैसियस स्टेट में हुई, तब इसके लिए क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? तो तब क्या लिखना है? गैस में क्या आप देते हो? गैस को किस में मापते हो? एटीएम में। किस में? एटीएम। तो गैस की जो यहाँ पे सांद्रता है वो आपका एटीएम में चली गई अगर गैस रहेगा तो भैया एटीएम हो गया। उसके बाद नीचे क्या है? इनटू सेकंड इनवर्स। तो ये आपका हो गया जब गैसीय अवस्था में रहेगी। किसकी अवस्था में रहेगी? गैसीय अवस्था में अपक्रिया रहेगी, ये तब के लिए। अब बताइए, क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है? किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे साथियों, होना भी नहीं चाहिए। चलो, यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया, अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारा टाइम है, तो क्यों ना हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर लें, वेग स्थिरांक। आ जाओ हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक। लिखोगे वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, ये हेडिंग लगा लेना, वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक को इंग्लिश में कहते हैं रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक क्या है? रेट कांस्टेंट। और वेग व्यंजक को कहते हैं रेट लॉ। तो लिख लेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। आइए कैलकुलेट करते हैं भाई। अब जैसे मान लो आपके पास कोई एक अपक्रिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये क्या बना रही है? स्मॉल सी प्लस कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये हमारा अभिकारक बना रही है। ठीक है, ये कार्य अपकारक बना रही है। तो प्रायोगिक तौर पे पाया गया, प्रायोगिक तौर पे बोल रहा हूं, प्रायोगिक तौर पर पाया गया, पाया गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत आराम से समझा रहा हूं। यहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं वेग व्यंजक, जिसको अंग्रेजी में रेट लॉ कहते हैं, या फिर वेग स्थिरांक, जिसको अंग्रेजी में रेट कांस्टेंट कहते हैं। और वेग स्थिरांक के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई अपक्रिया है, तो इस अपक्रिया में प्रायोगिक तौर पर पाया गया, क्या पाया गया? कि जो वेग है, इस अपक्रिया के लिए जो वेग है वो समानुपाती होता है। वो पाया गया कि इस अपक्रिया के लिए जो वेग है वो समानुपाती होता है अभिकारक ए की घात, ये जो आपका रस समीकरण मिति गुणांक है, ये x यहां पे घात चला जाएगा, अभिकारक की घात x और अभिकारक b की घात y पर। नहीं समझे? फिर से देखो, कोई बात नहीं, होता है, एक बार में नहीं समझ में आता, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रायोगिक तौर पे पाया गया इस अपक्रिया में कि जो वेग है, वेग वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता a की घात x और अभिकारक की सांद्रता b की घात y के। किसके? अभिकारक की सांद्रता a की घात x, अभिकारक की सांद्रता b की घात y की। अच्छा, अब ये शर्त, ये तो समझ गए a और b अभिकारक की सांद्रताएं हो गई, परंतु ये समझ में नहीं आया कि ये x और y क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखते हैं x तथा y, x तथा y की बात कर रहे हैं ना, x तथा y, ये जो आपका रस समीकरण मिति गुणांक यहां पर आप देख रहे हो, है ना, ये रस समीकरण मिति गुणांक देख रहे हो, यही एक तरह से x तथा y होता है। लेकिन ये कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रायोगिक तौर पर। कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रायोगिक तौर पर। तो हम लिखेंगे कि x तथा y, a तथा b, ये वाले a तथा b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी, क्योंकि यह एक
प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। कैसे निकाला जाता है? प्रयोग करके निकाला जाता है। तो ये हो भी सकता है x और y a और b के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई बॉस। अगर यहां तक आ गई तो फिर ध्यान दीजिएगा वेग। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका वेग है ना, अब यहां पर समानुपाती है, समानुपाती के चिन्ह हटाओगे बराबर का चिन्ह आएगा, तो बराबर और कुछ ना कुछ स्थिरांक आएगा, तो यहां पर आ जाता है k। तो वेग बराबर हो जाता है k अभिकारक की सांद्रता a की घात x और अभिकारक की सांद्रता b की घात y के, जहां k एक क्या है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक है। के क्या है आपका? जहां के वेग स्थिरांक है, के आपका क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। यहां तक समझ गए क्या? यहां तक समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। तो आगे भी समझो। अब एक चीज और नोट कर लेना, नोट में नोट कर लो, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। नोट में क्या लिखना है कि x तथा y, x प्लस y, ये जो x और y है, x प्लस y बराबर होता है n के। किसके बराबर होता है? n के। और x प्लस y मतलब अभिकारक की सांद्रताओं, मतलब अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग बराबर होता है n के, और n बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। फिर से समझिएगा, यहां पर जो भी अभिकारक की मतलब सांद्रताएं दी हुई हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, दो अभिकारक की सांद्रताएं दी हुई हैं और इनकी घात x और y दिया हुआ है। अगर इनकी घातों का योग किया जाए, इनकी घातों को जोड़ा जाए, तो वो किसके बराबर आएगा? अभिक्रिया की कोटि के बराबर। अर्थात अभिकारक की सांद्रता, अर्थात अभिकारक की सांद्रताओं की घात x तथा y का योगफल अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि n कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि n कहलाता है। अब इसी n का मान अगर 1 आता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसी n का मान अगर 2 आता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसी n का मान अगर 3 आता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से क्या आएगा? अभिक्रिया की कोटि निकलती है। खैर बहुत चीजें हैं, अभी एक एक चीजें धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे। तो आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने सीखा क्या क्या है और इस क्लास को समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और क्लास अगर बहुत लंबी हो गई तो फिर पढ़ने का मजा भी नहीं आता, है ना साथियों? पढ़ने का मजा भी नहीं आता। तो आइए आज हमने क्या क्या सीखा, सारी चीजें कवर करते हैं। हमने पिछले वाली क्लास में सीखा था कि अभिकारक से मिलकर के उत्पाद का निर्माण होता है, और अभिकारक और उत्पाद ये दोनों मिलकर के एक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या करता है? धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटती है और धीरे धीरे ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी हर एक रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर हम इसका वेग निकाल सकते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक उत्पाद बनाता है, ये समय के साथ साथ क्या होता है? इसकी सांद्रता कम होती है, इसकी सांद्रता बढ़ती है। तो इसका वेग निकालने के लिए हम दो प्रकार से वेग निकालते हैं, एक औसत वेग, एक तात्कालिक वेग। औसत वेग क्या होता है? डेल्टा आर बाई डी टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और ये अभिकारक का है, ये उत्पाद का है। अभिकारक के लिए हम माइनस लगाते हैं, उत्पाद के लिए हम प्लस लगाते हैं। ये हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। आज हमने देखा अभिक्रियाएं 3 प्रकार की, जिनमें से हम मध्य तीव्र अभिक्रियाएं, बीच वाली अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करते हैं। फिर हमने देखा कि औसत वेग और तात्कालिक वेग दोनों प्रकार में। औसत वेग तो हमें पता था, तात्कालिक वेग कैसे निकालते हैं? तो यहाँ जैसे हमने डेल्टा
डेल्टा ए रखा था या डेल्टा आर रखा था, यहाँ पे डेल्टा की जगह डी लगाना होता है, अवकलन करना होता है बस। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन डी लगा देते हैं, बस काम खत्म। तो डी टी बाई डी आर बाई डी टी या फिर डी आर बाई डी टी या फिर डी पी बाई डी टी। उत्पाद के लिए हम डी पी बाई डी टी लिखते हैं, विकारक के लिए डी आर बाई डी टी, और माइनस प्लस चिन्ह देखते चलते हैं। फिर हमने 2 ठो प्रश्न किए, बहुत बढ़िया प्रश्न थे, इन प्रश्नों को करने में एकदम से मजा आ गया। ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी। साथ में मैंने ये भी बताया कि वेग व्यंजक और वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक क्या होता है, कि हमारा वेग स्थिरांक है। अब इसके आगे हम सारी चर्चाएं, सारी बातें करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्लास आपको देखने में कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। आपके एक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।